ओके, तो चलिए इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। आज हम एक ऐसी घटना को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 15 अप्रैल 2023। ये वो रात थी जिसने भारतीय अपराध और राजनीति के इतिहास में एक बेहद हैरान करने वाला अध्याय जोड़ा। तो आइए, बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर हुआ क्या था। इमेजिन कीजिए प्रयागराज का कॉल्विन हॉस्पिटल, रात का वक्त। यूपी का सबसे बड़ा बाहुबली अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मीडिया के आगे खड़े हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। लाइव टेलीविजन पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, राइट? और तभी सब कुछ पलट गया। मतलब सोचिए जरा, कैसे एक 40 साल पुराना इतना बड़ा माफिया साम्राज्य जिसका इतना दबदबा था, वो मिनटों में नहीं बस कुछ ही सेकंड्स में ध्वस्त हो गया। और इस हमले की इंटेंसिटी देखिए, एक या दो नहीं, लगातार 22 राउंड गोलियां चलीं, वो भी बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से। एक गोली सीधे अतीक के माथे को चीरती हुई निकल गई। एक पल में दोनों भाई खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। ये कोई आम शूटआउट नहीं था, ये उस विशाल क्रिमिनल साम्राज्य का अचानक अंत था जिसने दशकों तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा करके रखा था। और ये टाइमलाइन ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। देखिए, 15 अप्रैल की उस रात उन्हें हॉस्पिटल लाए हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे। फेक रिपोर्टर्स के रूप में आए उन हमलावरों को उनके करीब आने में बस कुछ सेकंड्स लगे, और अगले ही पल लाइव टीवी पर सब खत्म। एक 11,000 करोड़ रुपए के एम्पायर का ऐसा अब्रप्ट एंड। पूरा देश लिटरली स्तब्ध है गया था। सेक्शन 1, राइज ऑफ अ माफिया। अब इस कहानी के एंड को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। इन दो सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है 1970 का दौर, जहां 10th क्लास फेल एक गरीब तांगे वाले का बेटा ट्रेन्स और रेलवे यार्ड से कोयला चुरा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस ऑलमोस्ट जीरो। पर दूसरी तरफ फास्ट फॉरवर्ड टू 1989, वही लड़का इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन चंद बाबा का राइट हैंड मैन बन जाता है। गरीबी से निकलकर क्राइम की इस दुनिया के एपेक्स तक पहुंचने का ये सफर ना सच में माइंड ब्लोइंग है। इसका जो एवोल्यूशन था उसे समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत एक छोटे कोयला चोर के रूप में हुई, फिर लोकल लेवल पर वसूली यानी एक्सटॉर्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे वो चांद बाबा के गैंग का हिस्सा बन गया और वहां वो बॉम्ब बनाने और चलाने का एक्सपर्ट बन गया। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि 1986 में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी पहली गिरफ्तारी हुई थी, और सबसे बड़ा मोड़ आया 1989 के इलेक्शंस में। उसने अपने ही मेंटोर चांद बाबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, गैंग वॉर हुई, चांद बाबा मारा गया और अतीक एक आजाद विधायक और एक नया माफिया बॉस बनकर सामने आया। सेक्शन 2, पॉलिटिक्स एंड पावर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि ये पावर डायनामिक्स कैसे बिल्ड होती हैं। अपराध के साथ साथ राजनीति का शातिर इस्तेमाल, यही वो सीक्रेट था जिसने इस एम्पायर को इतने सालों तक बचाकर रखा। यहाँ हमारा फोकस किसी एक पार्टी पर नहीं, बल्कि उस टैक्टिक पर है जिसके जरिए उसने अलग अलग पार्टीज को अपने सर्वाइवल के लिए यूज किया। 1989 में निर्दलीय विधायक, 1996 में समाजवादी पार्टी, 2002 में अपना दल और फिर 2004 में वापस समाजवादी पार्टी के टिकट पर सीधे एमपी का चुनाव। पावर चाहे किसी के भी पास हो, इम्यूनिटी और ताकत बरकरार रखने का ये पैटर्न वाकई हैरान करने वाला है। और इस आयरनी को जरा ध्यान से देखिए। फुलपुर ये कोई आम कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी, ये वो वीआईपी लोकसभा सीट थी जहां से कभी प्राइम मिनिस्टर्स जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह जीता करते थे। मतलब जिस सीट की इतनी हिस्टोरिक लेगेसी हो, वहां से एक हिस्ट्री शीटर और बाहुबली जीतकर देश की पार्लियामेंट तक पहुंच गया। उसका पॉलिटिकल रीच किस लेवल पर था, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड इमेज बनाई जा रही थी, इलाहाबाद का रॉबिन हुड। लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए उसने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया था, जहां उसकी अपनी अदालतें लगती थीं। गरीबों के छोटे मोटे झगड़े वहीं बिना पुलिस के सॉल्व कर दिए जाते थे। पर असलियत में इस रॉबिन हुड वाले मास्क के ठीक पीछे एक ऐसी क्रूरता छिपी थी जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। जब इस रॉबिन हुड वाली मिथ से पर्दा हटाता है ना, तो असलियत बिल्कुल अलग दिखती है। ये वेल्थ समाज सेवा से नहीं आई थी। उनका असली मोडस ऑपरेंडी था रेलवे के स्क्रैप ठेकों पर मोनोपोली बनाकर करोड़ों कमाना, रातों रात लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेना और अस्पतालों या बड़े व्यापारियों से इलेक्शन टैक्स के नाम पर मास एक्सटॉर्शन करना।
और हाँ, चुनावों में डर के जरिए बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग, ये सब इतने खौफ के साथ होता था कि कोई आवाज नहीं उठा पाता था। सेक्शन 3, द फेटल मिस्टेक्स। अब इस स्लाइड में जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। हर बड़ा एम्पायर अहंकार और कुछ फेटल मिस्टेक्स की वजह से ही गिरता है। ये टाइमलाइन देखिए। जनवरी 2005 में एक नए एमएलए राजू पाल की दिन दहाड़े गोलियों से हत्या होती है। इस केस का एक की आई विटनेस था उमेश पाल। ठीक 1 साल बाद फरवरी 2006 में उमेश पाल को किडनैप करके डराया धमकाया जाता है। उसके बाद केस एक सोते हुए ज्वालामुखी की तरह शांत हो गया। लेकिन 17 साल बाद फरवरी 2023 में जब उसी उमेश पाल का बीच सड़क पर असैसिनेशन कर दिया गया तो समझिए डोमिनोज गिरने शुरू हो गए। यही वो फेटल मिस्टेक थी जिसने ग्राउंडवर्क तैयार किया उनके डाउनफॉल का। उसका डर सिस्टम में कितना डीपली रूटेड था, इसका एक शॉकिंग एनेक्डोट सुनिए। साल 2012 अतीक जेल में था और उसकी बेल की प्ली हाईकोर्ट में आती है। आपको हैरात होगी ये जानकर कि एक के बाद एक लगातार 10 हाईकोर्ट जजेस ने इस केस की सुनवाई करने से ही खुद को रिक्यूज कर लिया, यानी अलग कर लिया। जब एक इंसान जेल के अंदर हो और पूरा जस्टिस सिस्टम उससे इतना खौफज़दा हो तो ये समझ आता है कि उसका टेरर कितना एब्सोल्यूट था। और 2018 में तो हद ही हो गई। एक व्यापारी मोहित जायसवाल, उसे किडनैप किया जाता है, पर उसे किसी गोडाउन में नहीं, सीधे दिवोरिया जेल के अंदर ले जाया गया। जेल की 4 दीवारी के अंदर उसको बुरी तरह पीटा गया और उसकी 40 करोड़ रुपए की कंपनी के पेपर्स पर जबरदस्ती साइन करवाए गए। बिना मैसिव सिस्टम फेलियर और कॉम्प्लिसिटी के ऐसा होना बेसिकली इम्पॉसिबल है। जाहिर है ऐसी चीज़ों को हमेशा तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने तरीके से एक्शन लिए। 2007 में जब मायावती की गवर्नमेंट आई तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पर बुलडोजर चला और उस पर बाउंटी रखी गई। 2019 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने मैन्युअली इंटरवीन करके उसको गुजरात की साबरमती जेल शिफ्ट करवा दिया। और फिर 2023 में उमेश पाल मर्डर के बाद वर्तमान योगी गवर्नमेंट ने एक मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया, जिसमें इनकाउंटर हुए और पूरे गैंग को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया गया। सेक्शन 4, जस्टिस और सिस्टम फेलियर। तो इन सब एक्शंस के बाद बचा क्या? ये नंबर देखिए, 11,684 करोड़ रुपए। ये फिगर अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। ये एस्टिमेटेड वैल्यू थी उन बेनामी संपत्तियों की जो दशकों की एक्सटॉर्शन और दर से जमा की गई थी। सिस्टम के इस मैसिव क्रैकडाउन में इन करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज को अथॉरिटीज ने कंप्लीटली सीज और डिमोलिश कर दिया। और इस कहानी का शायद सबसे सिंबॉलिक हिस्सा ये है, चकिया में जो उसका एक ज़माने में आलीशान हेडक्वार्टर्स और पुश्तैनी घर हुआ करता था, आज वहाँ का मंजर बदल चुका है। उस बुलडोजर ज़मीन पर आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। एक माफिया मैंशन का पब्लिक हाउसिंग में बदलना, ये लिटरली वक्त के पलटने का सबसे बड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन 15 अप्रैल की उस रात आखिर ट्रिगर किसने दबाया? वो कोई हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल हिटमैन नहीं थे। लवलेश, अरुण और सनी, ये तीनों बस 20-22 साल के अनएम्प्लॉयड साधारण युवा थे। एक डमी कैमरा, एक फेक एनसीआर न्यूज़ का माइक और अंडरवर्ल्ड में फेम पाने का उनका जुनून। एक छोटी सी फेम के चक्कर में उन्होंने इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक सबसे बड़ा राज जो अभी भी अनसुलझा है। इन अनएम्प्लॉयड छोटे मोटे क्रिमिनल्स के पास टर्की की बनी हाईली सोफिस्टिकेटेड बैंड ज़िगाना पिस्टल्स आए कहाँ से, जिसकी कीमत लाखों में होती है? इनको आखिर इस हिट के लिए फंड किसने किया? इनकी बैकिंग कौन कर रहा था? ये एक ऐसी पजल है जिसके पीसेस आज भी मिसिंग हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। जब लाइव टेलीविजन पर गोलियां चलती हैं और आम जनता ऐसे विजिलेंटे जस्टिस पर तालियां बजाती है, तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का आखिर क्या होता है? स्विफ्ट रेट्रिब्यूशन और डेमोक्रेटिक जस्टिस के कोलैप्स के बीच का ये जो फ्रेजाइल बैलेंस है ना, इस पर हम सबको सीरियसली सोचना चाहिए। ये आगे चलकर हमारी सोसाइटी के लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें और आपको सबको ध्यान में रखना होगा। सोचने पर मजबूर करने वाले इस मुद्दे पर गौर जरूर कीजिएगा।